Hello student, today we will discuss the chapter number 19 in geography and your topic is human resource, human being. Human being means मनुष्य, इंसान, हम लोग, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग हैं। आप लोगों ने अभी तक ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है अलग अलग बेस पर उसकी। आप लोगों ने मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है ना, जिन्हें हम आर्टिफिशियल या मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। लेकिन आज आपका जो है ह्यूमन बीइंग खुद में ही, अपने आप में ही एक रिसोर्स है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी रिसोर्सेज हमारे इस प्लेनेट पर हैं, उन सारे रिसोर्सेज को रिकॉग्नाइज़ करना, यूटिलाइज़ करना, ये ह्यूमन बीइंग का ही काम है। स्टार्टिंग से ही वो नेचर के साथ एक बैलेंस बनाकर चला है। जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, हम उसे ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। अब हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं, उसका एक रीज़न है। क्योंकि ब्लू प्लेनेट इसलिए कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पर हमारी अर्थ पर वाटर प्रेजेंस है, ऑक्सीजन है यहाँ, इसीलिए ये जो है डेवलपमेंट के लिए, जो लाइव लोग हैं हमारे, उनके लिए हमारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। जैसे कि ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं हमारे ऑक्सीजन और वाटर सप्लाई पर ना। अभी तक जितने प्लेनेट के बारे में हमें पता चला है, उनमें से केवल अर्थ ही ऐसा है जहाँ ये चीज़ें प्रेजेंस हैं, जहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। अब ह्यूमन बीइंग को हम हर चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल बता देते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारे नेचर का डाउनफॉल हो रहा है, तो हर चीज़ के लिए कि ह्यूमन बीइंग आर रेस्पॉन्सिबल, इट इज़ ट्रू, ये सच भी है कि सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय हम ही करते हैं, अननेसेसरी यूटिलाइज हम ही लोग कर देते हैं, हम ही लोग उस चीज़ को बिल्कुल फिनिश कर देते हैं एक बार में। लेकिन कैन यू इमेजिन, विदाउट ह्यूमन बीइंग इट इज़ पॉसिबल ऑल टाइप, जितनी भी तरह की हमारी इम्प्लीमेंशन है, क्या वो हो सकती थी? जो डेवलपमेंट हुआ है हमारा, क्या वो हो सकता था? नो, ऑब्वियसली नो, नहीं हो सकता था ये हमारा। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है हमारा, वो प्रोड्यूसर भी है, चीज़ों को प्रोड्यूस भी करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है, मैन्युफैक्चरर भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है, कंज्यूम भी करता है वो चीज़ों को, कंज्यूमर भी है, और डिस्ट्रॉय भी करता है, इसलिए डिस्ट्रॉयर भी है। ये सारे जो हैं ह्यूमन क्वालिटी और डिसक्वालिटी आ गई हमारी। जो हमारी नेचर है उसके साथ बैलेंस बनाकर भी ह्यूमन बीइंग ही चलता है, और चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी वही करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो हमारे एनिमल्स हैं, रहते तो वो भी इसी प्लेनेट पर हैं, लेकिन वो नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो चीज़ों को यूटिलाइज़ भी नहीं करते, वो चीज़ों को प्रोड्यूस भी नहीं करते, वो कंज्यूम भी नहीं करते। तो ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग के बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी, जो कि प्रेजेंट में हम जितना भी चेंज देखते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आर लिंक्ड थ्रू ह्यूमन बीइंग्स। रिसोर्स और डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग से ही लिंक हैं, उससे ही जुड़े हुए हैं। विदाउट देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस most resources would not be have known, developed and utilized। ना तो वो चीज़ें डेवलप्ड हो सकती थी जो हमारी नेचर ने हमें दी हैं, ना ही वो यूटिलाइज हो सकती थी विदाउट ह्यूमन स्किल। ह्यूमन बीइंग जो है वो बार बार एक्सपेरिमेंट करता रहता है, बार बार चीज़ों को जानने की कोशिश करता रहता है, और इसी वजह से आप लोगों ने अगर हिस्ट्री में देखा होगा, जो हमारा स्टोन एज है, स्टोन एज में एनिमल और ह्यूमन बीइंग सेम कंडीशन पर थे, हमारी दोनों की कंडीशन सेम थी। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। जिस चीज़ को मना किया जाता है वो उसी चीज़ को बार बार करने की कोशिश करता है, वो जानने की कोशिश करता है। यही चीज़, यही उसकी नेचर जो है उसको एनिमल्स से डिफ़र कर देती है। क्योंकि एनिमल्स का क्या है, उन लोगों को अगर खाने के लिए सफिशिएंट फूड मिल गया वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग की नेचर है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, और यही चीज़ उसे हमेशा नए से नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
जितनी भी इन्वेंशन हुई हैं वो इसी वजह से कि ह्यूमन बीइंग कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। प्रेजेंट में भी यही है, जब ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई हो जाएगा सारे डेवलपमेंट जब ही रुक जाएंगे, सारी स्किल्ड वहीं पर हमारी फिनिश हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो ये ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी भी है और उसकी डिसक्वालिटी भी है। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है हमारा किस तरह से वो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग को इफ़ेक्ट करता है। ह्यूमन बीइंग हमारा प्रोड्यूसर भी है, वो नई नई चीज़ें प्रोड्यूस भी करता है, मैन्युफैक्चर भी है, नई नई चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर है। जितनी भी हमारी नेचर की चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। कंज्यूमर है, इसलिए चीज़ों को कंज्यूम भी करता है। जो हमें नेचर से मिली हैं, नेचुरल हैं, मैन मेड हैं, वो उन चीज़ों को कंज्यूम भी करता है। और लास्ट में वो सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी करता है। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, उसके पास नॉलेज की कमी है, इसलिए वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है हमारी सारी चीज़ों में, पॉजिटिव और निगेटिव सभी चीज़ों में हमारा इंक्लूड है ह्यूमन बीइंग। वो अगर प्रोड्यूस करना जानता है तो वो डिस्ट्रॉय करना भी जानता है। वो एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है तो बहुत अच्छा कंज्यूमर भी है। These are the quality and disquality of the human being. In this chapter, we shall study the distribution and composition of human resources and the way they influence the economy and development of different regions across the globe. आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, जो कि हमारी अर्थ का एक मॉडल है। आप लोगों ने देखा होगा राउंड शेप में नहीं है, हमारी जो अर्थ है वो ओवल शेप में है। और अगर आपने क्लाइमेट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट हमारी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारी अर्थ ओवल शेप में है तो हम जो है जितना भी हमारा वेदर है उसको डिफरेंट तरीके से हम लोग फेस करते हैं। यानी कि जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ क्लाइमेट हमारी और होती है, जो हमारे साउथ और नॉर्थ पोल हैं हमारे पोल पर अलग क्लाइमेट होती है। जितना हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तब हमारी क्लाइमेट चेंज हो जाती है। तो ये चेंजेस, ये डिफरेंसेस, द टोपोग्राफी ऑफ द अर्थ डिसाइड द पॉपुलेशन। ये हमारी पॉपुलेशन को डिसाइड करती है कि किस प्लेस पर कितनी पॉपुलेशन हमारी होगी। आज आपके चैप्टर यही है, आप इसमें यही पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी अर्थ पर सेम नहीं है। उसका रीज़न है द टोपोग्राफी ऑफ अर्थ, द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। देयर आर सो मैनी रीजन्स, फिजिकल and human made. Now firstly we discuss the distribution of population. Human resources are unevenly distributed throughout the world. पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए आप, ये इंडिया की बात ही नहीं है हमारे, कि पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवन है, मीन्स इक्वल नहीं है, सेम नहीं है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका which account for almost 25% of the land surface have barely 12% of the world's population. जो हमारी पॉपुलेशन है, अमेरिका सबसे बड़ा कंट्री है इकोनॉमिक कंडीशन में भी और पावर में भी। तो हम उसी की बात करते हैं। अगर आपने कभी वर्ल्ड मैप देखा है तो अमेरिका 2 पार्ट्स में हमारा डिवाइड है, एक तो नॉर्थ अमेरिका और दूसरा साउथ अमेरिका। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंस भी दिखाई देता है। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जो हमारे नॉर्थ अमेरिकन्स पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, वाइट कॉम्प्लेक्शन होता है उनका। हाइट ही तो होते ही हैं क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है। अब उनकी हाइट, उनका कॉम्प्लेक्शन, उनकी फिज़िक, ये जो है वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, वहाँ की क्लाइमेट डिसाइड करती है। एंड दूसरी तरफ इन द अदर हैंड हम देखते हैं साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका क्या है कि वहाँ की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है। आप वर्ल्ड में कहीं भी देख लीजिए, जो हमारे सदर्न पार्ट होते हैं वहाँ क्लाइमेट हॉट होती है, यही रीज़न है, या मॉडरेट होती है वहाँ। तो ये रीज़न है कि वहाँ के लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है।
आप साउथ अमेरिकन पर्सन देखेंगे तो कॉम्प्लेक्शन में बहुत ज़्यादा डार्क ना, बिल्कुल डिफ़र होते हैं, अपोजिट होते हैं वो नॉर्थ अमेरिकन से। और आप लोगों ने देखा फिजिक्स तो दोनों की सेम होती है, हाइट ही होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि जो ब्लैक पर्सन होते हैं, जो सदर्न पार्ट में रहने वाले लोग होते हैं, फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वाइट पर्सन से। ये डिफरेंस आपको जो एग्जांपल दिया है इसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका का, वो इसीलिए दिया है क्योंकि नॉर्थ और साउथ अफ्रीका में जो डिफरेंसेस है, जो कॉम्प्लेक्शन वाइज है ना, उसे हम वहाँ पर अपार्थीड सिस्टम भी कहते हैं। ये आगे मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊँगी, जब पॉलिटिक्स हम अब स्टार्ट करेंगे अपना। तो इतना जो अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो किस वजह से है। अब उसके बाद में बात करते हैं हम एशियन कॉन्टिनेंट की, क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया ऑन द अदर हैंड occupies about 17% of the land surface area but supports more than 50% of the world's population। पूरे सरफेस का जितनी लैंड सरफेस है, हम उसका 17% एरिया ही हमारे पास है। ऑक्यूपाइज मीन्स हमारे अधिकार में है, एशिया कॉन्टिनेंट के अधिकार में है। लेकिन केवल वर्ल्ड की हमारी 50% पॉपुलेशन हमारी एशिया में ही है। अगर हम वर्ल्ड के अदर कॉन्टिनेंट देखते हैं तो कंपैरिजन में उनकी पॉपुलेशन हमसे कम है और हमारी ज़्यादा है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं हमारी क्लाइमेट भी है, हमारी इलिटरेसी भी है। देयर आर सो मैनी रीजंस, लेकिन मोस्ट जो है वो हमारी क्लाइमेट और टोपोग्राफी ही होती है इसमें। स्टडी द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। बहुत सारी फिगर है जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ बेस्ट अंडरस्टूड नॉट जस्ट इन द टर्म ऑफ नंबर्स लिविंग ऑफ इन द कंट्री। जितनी जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस तरह से, कि पहले तो हम अलग अलग प्लेस की है ना, अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी जो है उसमें पॉपुलेशन काउंट करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट जो देखते हैं हम, तो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं सबकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। और पॉपुलेशन के टर्म में इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट इज़ चाइना। और आपने देखा होगा कि दोनों ही कंट्री हमारे एशियन कॉन्टिनेंट से आते हैं, मीन्स बोथ आर द एशियन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। Population distribution and density are determined by physical, economic and socio-cultural factors। अब इसकी जो फैक्टर्स हैं वो 3 हैं। फर्स्ट है फिज़िकल फैक्टर, जिसकी आज हम बात करेंगे। अब जो हमारे फिज़िकल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा रिलीफ। Flat or understanding land is plains and river valleys have always been the most favorite places for the human habitation। अब ह्यूमन हैबिटेशन कैसे चाहता है, उसको सारी चीज़ें इजी चाहिए। जहाँ फ्लैट सरफेस हो, यानी कि प्लेन एरियाज़, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं। रिवर वैली भी चाहिए उसे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो नियर द रिवर वैली ही डेवलप हुई हैं। अगर हम हड़प्पन सोसाइटी से देखते हैं अपनी, तो वो कल्चर भी हमारी केवल रिवर वैली, इंडस रिवर वैली जो है उसी के आसपास डेवलप हुई थी। हमें वाटर सप्लाई भी सुटेबल चाहिए, हमें जो है क्लाइमेट भी फेवरेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करती हैं स्टार्टिंग से ही। और जिन प्लेस पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ओबियसली वो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट होता है या वो प्लेस ज़्यादा पॉपुलेशन वाला होता है। पीपल प्रीफर सच लोकेशंस बिकॉज, अब क्यों इन लोकेशन को लाइक करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, दे आर यूजुअली बेटर सिचुएटेड टू एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्योंकि इन प्लेन एरियाज़ पर जो एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी है स्टार्टिंग से ही ह्यूमन बीइंग की। वर्ल्ड में आप किसी भी प्लेस पर चले जाइए, अगर आप स्टार्टिंग से उसकी प्रोग्रेस देखते हैं तो एग्रीकल्चर जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वही मेन थी, और उसमें एग्रीकल्चर फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी।
तो एग्रीकल्चर के लिए जहाँ सुटेबल लैंड मिल रही है, जहाँ वाटर सप्लाई सुटेबल है, जहाँ की क्लाइमेट फेवरेबल है, वो प्लेस लाइक करते हैं। नेक्स्ट आता है दे ऑफर बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ये हमारे प्रेजेंट टाइम में आफ्टर डेवलपमेंट आ गई कि जहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती है, हमें कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ उस प्लेस पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं वो प्लेस हमारे। दे हैव सफिशेंट वाटर सप्लाई, वाटर इज़ द एसेंशियल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसीलिए जहाँ पर वाटर सप्लाई सुटेबल है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। दे हैव अ बेटर क्लाइमेट, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जहाँ की क्लाइमेट बेटर होती है, मॉडरेट होती है, मीन्स ना वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। और ऐसे प्लेस कौन से होते हैं हमारे स्टूडेंट? ये होते हैं हमारे प्लेन एरियाज़। तो इन एरियाज़ पर हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ ये सारी कंडीशन, ये सारे जो हमारे फिज़िकल फीचर्स हैं, ये सब अवेलेबल होते हैं। In the next video, we will discuss about the other features